नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस लाइव अंक में। बात करेंगे राजनीति की कि राजनीति में विभीषण कौन है, कौन किसकी लंका में आग लगाने को तैयार है। आज 18 तारीख है, कल 19 को मीटिंग है इंडिया गठबंधन की दिल्ली में। लीडर तो सभी आ रहे हैं, पर एक खबर ने थोड़ा चौंका दिया। एक्चुअली एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है। केजरीवाल साहब पंजाब पहुंचते हैं और वहां जाके घोषणा करते हैं कि मुझे 13 की 13 सीट चाहिए। और शायद उनका कहने का मतलब है कि मैं इंडिया गठबंधन का सदस्य तो हूं, लेकिन मैं कोई आपसे समझौता नहीं करूंगा, ना दिल्ली में ना पंजाब में। और जहां पर उनकी शायद बिल्कुल भी पहुंच नहीं है, वहां पर चाहेंगे कि हमको वहां भी सीटें मिल जाएं, लेकिन मैं अपनी ओर से कोई सीट नहीं दूंगा। दूसरी एक जो मुख्य खबर यह है महाराष्ट्र से कि सारी की सारी एनसीपी, एक तरह से कहा जाए तो अजीत पवार के रूप में और बाकी नेताओं के रूप में शरद पवार ने डोनेट कर दी है भारतीय जनता पार्टी को। अब कुछ बचा नहीं उसके अंदर, एक सिवाय पिता पुत्री के अब कुछ भी नहीं है। एक नवाब मलिक साहब थे, वो भी चले गए अब तो अब इंडिया गठबंधन के अंदर जब ये बातें होंगी और शरद पवार अपना हिस्सा मांगेंगे चुनाव लड़ने के लिए, पर सवाल ही पैदा होता है कि उनके पास है क्या महाराष्ट्र में जो हिस्सा मांगेंगे अब, क्योंकि सारी सीटें तो अजीत पवार लड़ने जा रहे हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शरद पवार का ये एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसके द्वारा वो इंडिया गठबंधन के अंदर शायद उन्होंने एक ऐसी दरार पैदा कर दी है, और इनडायरेक्टली कहा जाए तो मोदी जी का काम उन्होंने पूरा किया है। एक तरह से मोदी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते कि ऊपर से दिखाएंगे मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं, लेकिन सारी पार्टी डोनेट करके बीजेपी को दे दी है। तो हमारा टॉपिक यही है कि जो विभीषण कौन है। अगर इंडिया गठबंधन अभी से अपने अपने विभीषणों को नहीं पहचान पाती है, और इवन जो कांग्रेस के अंदर के लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के अंदर ही सेंध लगा दी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के लोग हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के लोग हों, चाहे वो राजस्थान के लोग रहे हों, तो उन विभीषणों से भी सावधान रहने की जरूरत है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको डीरेल करना चाहते हैं। किसके कहने पे, राजनीति में कब क्या होता है नहीं पता लगता है। बहस करेंगे इसी बात के ऊपर। आज हमारे साथ जो विद्वान मौजूद हैं उनका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं प्रेस क्लब के चीफ कहा जाए, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट गौतम नारीदा, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार राजेश ठाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से सीनियर जर्नलिस्ट राकेश अचल जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादा, आपके समय की बाध्यता है, मैं सम्मान करता हूं, पहले आपसे फीडबैक ले लेता हूं। अल्टीमेटली बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया गठबंधन की लंका में आग लगाने को तैयार बैठे हैं। कहते हैं शहर बसा नहीं, चोर पहले आ गए हैं। ये पुरानी कहावत है कि शहर बसा नहीं और चोर पहले आ गए हैं, और सब अपना अपना हिस्सा मांग रहे हैं। मैं आपके इस पूरे विषय के ऊपर टिप्पणी चाहूंगा दादा। धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि खबर तो आपने बता दी है कि कल इंडिया गठबंधन का बैठक होने जा रहा है दिल्ली में। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी का भी एक बैठक होगा उसके बाद, मतलब नेक्स्ट डे 19 को। इसलिए इसके ऊपर सारे देश का निगाह रहेगा, और हम लोग भी इसको बड़ा गहराई से उसको देखेंगे, सोचेंगे कि शायद ये 2024 का लोकसभा चुनाव के रणनीति तय करने के लिए एक अहम बैठक होने जा रहा है। इसलिए वर्तमान जो स्थिति है, आपने जिस बारे में अभी बताया है, ये तो चुनौती बहुत ही कठिन है, लड़ाई भी कठिन है, क्योंकि आपका सामने जो प्रतिपक्ष है बहुत मजबूत है, उसका नेता भी मजबूत है, उसके संगठन है, उसका अर्थबल भी बहुत ज्यादा है। संगठन तो है ही, उसके साथ सबसे बड़ी है उसका बड़ा आरएसएस, जो उसका पीछे जो रहते हैं वो भी बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि भारत को जो आरएसएस का जो मुद्दा था, इस मुद्दा वर्तमान मोदी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। बाकी जो कुछ अधूरा रहा है वो भी चाहते हैं कि अगला चुनाव के बाद वो लागू हो जाए देश में, ताकि उनका जो अपना इच्छा है, जो जो भारत का आजादी होने के बाद जो कर नहीं पाया है, कि भारत को हिंदू राष्ट्र की तरह ले जाना,
और भारत का संविधान जो है उसके ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहा है। तो ये अगर सारे विरोधी दल जो भारत का धर्मनिरपेक्षता के ऊपर चलते हैं, मानते हैं, इनके लिए बड़ा अहम परीक्षा है। इसके लिए ये अगर अपना कुछ जो अपना अहम अगर देखिए अहम दिखाने के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, सबको पता ही है। इसके लिए मेरे ख़्याल में ये मान के चलना पड़ेगा कि बिना कांग्रेस कोई विरोधी गठबंधन हो नहीं सकता। क्योंकि कांग्रेस जितना भी कमज़ोर हो, फिर भी उसका अभी भी वोट प्रतिशत जो है, ख़ास तौर पे हिंदी एरिया में इसके साथ अगर कर्नाटक भी जोड़ेंगे, गुजरात जोड़ेंगे, महाराष्ट्र जोड़ेंगे, तो काफ़ी एक चुनौती दे सकता है भारतीय जनता पार्टी के। दे नहीं पा रहा है, ये अलग बात है, लेकिन जो दे सकते हैं, इसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरत है बाकी दल को इस बारे में सोचना चाहिए। साथ-साथ मैं ये कहूँगा कांग्रेस को भी सोचना चाहिए जो कांग्रेस अभी जो चुनाव लड़ा है, इसमें ये साबित हो चुका है कि कांग्रेस शायद जो भारत का अभी वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड हो चुका है पॉलिटिकली। बहुत छोटे-छोटे ताकत उभर के आ रहा है, जिसका महत्व नहीं है, लेकिन चुनाव के दौरान उसका कितना भी वोट हो, उसका एक महत्व होता है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि मेरा मानना है अगर दोनों पक्ष एक-दूसरे का ताकत को समझे, एक-दूसरे को कहाँ से क्या कौन समझौता कर सकता है, कौन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, ये अगर नहीं समझेंगे, उनका अगला लक्ष्य अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, तो ये अगर नहीं करेंगे, तो ये सबसे बड़ा नुकसान भारतीय विरोधी दल का होगा और भारतीय बीजेपी जनता पार्टी उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। जैसे मेरा सबसे पहले कहना है कि मैं चाहता हूँ, सबसे बड़ा दल के नाते कांग्रेस को थोड़ा-सा और लिबरल और बड़ापन दिखाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो रिज़ल्ट अभी आपने देखा है, उसमें छोटे-छोटे ताकतवर जो दल थे, उसके कांग्रेस भी अपना अहंग के कारण, जिस नेता के ऊपर निर्भर कर रहे थे, इसके अहंग के कारण वो अकेला चलने का प्रयास किया है, जो कामयाब नहीं हुआ है। अगर मध्य प्रदेश में छोटे दल के नाते समाजवादी पार्टी या गमंतक पार्टी, दलितों का पार्टी है, इनके साथ थोड़ा बहुत समझौता कर लेते। राजस्थान में वामपंथी और आदिवासी पार्टी जो है, इसके साथ थोड़ा बहुत अगर समझौता कर लेते, एक मैसेज जाता था कि हम सब इकट्ठा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये मैसेज जनता के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट इसमें फ्लोटिंग वोट के ऊपर इम्पैक्ट होता है। फ्लोटिंग वोटर्स जो है, वो जो डिसाइडिंग फैक्टर है, वो सोचते हैं अगर ये बिखरे हुए दल है, इसके पास क्यों जाए? ये आज चिंता का बात है और चिंता करना चाहिए। इसलिए मेरा कहना है कि अभी जो बैठक होने जा रहा है, इसमें सबसे पहला अहम काम जो होना है इमीडिएटली अ, जो सीट का बँटवारा, इसके बारे में कोई फ़ॉर्मूला तय हो जाए। ये करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको दिसंबर तक तो इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा क्योंकि दिनेश जी आप बहुत बार कह चुके हैं कि हो सकता है कि चुनाव प्रीपोन हो जाए। तो इस बार ये नहीं हुआ है लेकिन इस अभी भी चर्चा है पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि हो सकता है कि विरोधी दल का विरोधाभास देखते हुए मोदी जल्दी चुनाव करा सकते हैं ताकि उसका और भी फ़ायदा हो जाए। मैं मानता हूँ कि एक ये लोकसभा का शीतकालीन सत्र अंतिम सत्र है। इसके बाद जो होगा वोट ऑन अकाउंट सेशन होगा। वोट ऑन अकाउंट आए तो फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमारा अभी तो हो गया 1 फरवरी देश में बजट होता है और ये सरकार कोई कानून, नियम कुछ नहीं मानता है। हो सकता है कि जो वोट ऑन अकाउंट होता है उसमें भी बजट की तरह ही वो बजट पेश कर देंगे। जो बहुत सारे और योजना के बारे में कहेंगे जनता को लुभाने के लिए, वो लाभार्थी कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ाने के लिए। इसके लिए बड़ा सतर्क होना है विरोधी दल का, इसलिए वही होगा अंतिम सेशन, उसके बाद शायद चुनाव का ऐलान हो सकता है। जी। तो इसलिए अभी जो सीट का बँटवारा जो अभी चल रहा है, जैसा आपने ज़िक्र किया केजरीवाल ने कहा है पंजाब और दिल्ली में कोई आसन सीट बँटवारा नहीं करेंगे, ये केजरीवाल का भी मैं मानता हूँ एक अहंग है, क्योंकि इसमें ना तो उनका फ़ायदा होगा, ना कांग्रेस का फ़ायदा होगा। इसलिए कितना कौन सीट है जो ताकतवर जो जहाँ पे है, अभी जो मैंने सुना कि
ममता बनर्जी का जो कहना है कि पार्टी का आज जो खुलासा करेंगे उनका नीति, आज जो शाम को उनका एक बैठक कुछ पत्रकारों से मिल रहा है, तभी पता चलेगा उनका। अभी तक जो खबर उनका कैंप से आ रहा है, जो वो है कि वो चाहते हैं कि जहाँ पे जिसका ताकत ज़्यादा है, जिस पार्टी का, उसको पूरा सीट का डिसाइड करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ऐसे वो बंगाल में अभी कहते हैं कि सिर्फ 2 सीट ही कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे। एक अधीर चौधरी का सीट और दक्षिण मालदा जहाँ पे वो जीते थे। तीसरा जो जीते थे उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। चौथा भी एक सीट है रायगंज जहाँ पे पुराना प्रियरंजन दास मुंशी का सीट है, जहाँ से दीपा दास मुंशी शायद इस बार लड़ने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि दीपा दास मुंशी को कांग्रेस कुछ महत्व देंगे। तेलंगाना में वो प्रभारी थे, उसमें कामयाब हुआ है, इसके लिए उसका कुछ रिवार्ड भी मिलना चाहिए। तो इसके लिए एक अब अंदरूनी एक मतलब एक हो सकता है कि इसमें समझौता कैसे होगा, ये सबसे बड़ा कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस मैं मानता हूँ सबसे पुराना दल है, वो मास्टर है कि कैसे कोalition का निभाना है। अब 2004 में जब सोनिया गांधी ने डिसाइड किया था, जिस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो हम सब धर्मनिरपेक्ष दल को एकजुट होना ज़रूरी है। कांग्रेस पहली बार कोaliशन पॉलिटिक्स को मान लिया था। अकेला चलने का 5 माइल से शिमला तक जो उसका यात्रा थे, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुआ था कांग्रेस का नीति में। लेकिन कांग्रेस बाद में थोड़ा पीछे हट गया है। आपको देखा होगा उदयपुर में राहुल गांधी का भाषण, इन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दल का कोई राष्ट्रीय विजन नहीं होता है, सिर्फ राष्ट्रीय विजन होता है राष्ट्रीय दल का, कांग्रेस का। इस तरह का बातों से मुझे नहीं लगता है कि कोई गठबंधन बन पाएगा। इसीलिए मुझे लग रहा है कांग्रेस भी रिथिंक कर रहा है, क्योंकि मैंने सुना है राहुल गांधी खुद अपना विदेश यात्रा कैंसल करने का पहले वो ममता बनर्जी के साथ टेलीफोन से बात किया है। अभी और किसी से बात किया है नहीं, पता नहीं है। इसी के कारण ममता बनर्जी जो पहले जो घोषणा थी कि मीटिंग होगी इंडिया का, वो राजी नहीं हुआ था, किसी ने राजी नहीं हुआ था। अभी वो राजी हुए आ गया है दिल्ली में, तो शायद कुछ अहम भूमिका निभाएँगे कल। आज तो उनका अपना रुख वो थोड़ा बताएँगे, लेकिन इसके लिए एक जो कहते हैं कि मीटिंग के पहले पार्टी का स्टैंड क्लियर करना। और पहले सारे दल देखिए ये मैं इसका ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ कि केजरीवाल ने क्या कहा। इसलिए केजरीवाल तो इस मीटिंग के बाद तो 10 दिन के लिए तो विपश्यना के लिए चले जा रहे हैं। पता नहीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल अरेंजमेंट, पॉलिटिकल सीट शेयरिंग वो किसके ऊपर ज़िम्मेदारी देके जाएँगे, ये पता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है करना। उनका रुख अगर वो बोल के चले जाएँगे तब तो कोई समझौता नहीं होना मुश्किल है। तो मुझे लगता है पहले थोड़ा बहुत सभी वन अपमैनशिप दिखाएँगे, ताकि चाहेंगे जितना से ज़्यादा सीट ले सकते हैं एक-दूसरे से, वो कोशिश एक होगी। ये सबसे बड़ा एक दिक्कत है विरोधी दल के अंदर। तो इसका सुलझाना के लिए ही अभी एक बैठक हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है, मैं आशा देखता हूँ कि शायद इसमें कोई ना कोई समझौता ज़रूर होगा। जो बाहर में जो कहा जा रहा है, शायद वो मीटिंग के बाद एक मिनिमम एग्रीमेंट में शायद सारे दल आएँगे, कम नहीं आएँगे तो इनका अपना अस्तित्व भी संकट में पड़ेंगे। कोई अपना अकेला कोई नहीं बच जी, पाएगा। जी, ये है दिनेश जी, मैं थोड़ा बहुत सुनता हूँ बाकी लोगों को बात, उसके बाद जी, टाइम होगा तो मैं जी, बताऊँगा आपको। जी, जी दादा बहुत-बहुत धन्यवाद आप इतना टाइम के लिए जुड़े। राकेश जी का नेट आ रहा है, जा रहा है, इससे पहले कि वो फिर उनका नेट कुछ हो जाए तो मैं उनकी एक टिप्पणी ले लेता हूँ। राकेश जी